नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अमेरिका में एक बिल आया है, टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल। इस बिल को ट्रम्प साहब बिग एंड ब्यूटीफुल बिल बता रहे हैं, लेकिन इससे एलन मस्क काफी नाराज हैं और दोनों के बीच में खींचतान मच गई है। अब इस खींचतान का नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या ये आपदा में अवसर का वक्त नहीं है? जो ट्रम्प लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया एक लॉलीपॉप दिखाकर, क्या उसका जवाब देने का वक्त नहीं आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? इसको लेकर बात करेंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी मौजूद हैं। राजीव जी, आपको नहीं लग रहा है आपदा में अवसर का वक्त आ गया है? जब आपस में ही लड़ रहे हैं मस्क और ट्रम्प, तो हमको जवाब देना चाहिए, हमको इस आपदा आपदा में अवसर तलाश लेना चाहिए और कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कम से कम। मतलब हम किससे फायदा उठाएंगे, सवाल ये है। या तो हाँ। ट्रम्प की तरफ से टैरिफ में कंसेशन लेंगे कि एलॉन मस्क इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें और टेस्ला की फैक्ट्री सेटअप करें। मुझे लगता है कि आप इन दोनों में से कोई एक ये देख रहे हैं कि कहाँ से हमको हम्म। बेनिफिट हो सकता है, राइट। तो हम्म। देखिए, जहां तक सवाल है ट्रम्प जी का, तो ट्रम्प जी बड़े ही क्लियर है कि उनको टैरिफ में, उनकी पूरी टीम को, कि टैरिफ में उनको कैसे निगोशिएशन करना है। ठीक है। और उनका टिट फॉर टैट वाला है, जितना आप हम पे लगाओगे उतना ही हम आप पे लगाएंगे टैरिफ। ठीक है। तो हम्म। ये, इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा ऐसी गुंजाइश दिख नहीं रही है कि भारत को बहुत ज्यादा वो स्पेस दे और भारत अपने हिसाब से जो है वो आर्म ट्विस्टिंग करके कुछ नया चीज निकाल पाए। तो मुझे वहां पे तो कुछ बहुत ज्यादा अवसर ऐसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि पीयूष गोयल साहब भी गए थे, कुछ बात बनी नहीं अभी। ऑपरेशन सिंदूर के पहले, जहां तक आपको याद होगा, या शायद उसके बाद गए थे। और जहां दूसरी तरफ एलॉन मस्क जी हैं, टेस्ला की फैक्ट्री की बात है, तो एलॉन मस्क साहब ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप ड्यूटी कम कीजिए, उसके बाद में जो है हम पहले चाइना से लाके कार यहाँ बेचेंगे, यहाँ असेंबल करेंगे, बेचेंगे, और फिर धीरे धीरे हम जो है 3,500-4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे। ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा कि वहां भी कोई बहुत ज्यादा अभी स्कोप बच रहा है, क्योंकि इंडिया ने ही पहले पहल करके जो है वो ईवी व्हीकल्स के ऊपर में टैरिफ को कम किया। तो 100% हुआ करता था, उसको घटाया हम लोग। तो इससे टेस्ला को, ना केवल टेस्ला को बल्कि चाइना की जो बीवाईडी है, जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है वर्ल्ड की, उसको भी फायदा होगा। उनके भी अपने अपने प्लान्स वो ड्रॉ कर रहे हैं कि इंडिया में कैसे व्हीकल्स को सेल करेंगे। तो यहाँ भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई एलॉन मस्क खड़े हुए हैं 4,000-5,000 करोड़ लेके कि मैं तुरंत इन्वेस्ट कर लेता हूँ। उल्टा हम्म। इंडिया से इन लोगों ने ज्यादा कंसेशन ले लिए। हम्म। चाहे एलॉन मस्क हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कई सारी चीजों पे ड्यूटीज कम कराई, जिसमें से ईवी व्हीकल एक है। और दूसरी जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक, बड़ी जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उन पे भी काफी टैरिफ कम हुआ है। हार्ले डेविडसन बाइक्स जो है वो भी हमने देखा, उस पे भी इंडिया ने ड्यूटी कट की है। तो इंडिया ने तमाम तरीके से कोशिशें की हैं कि अमेरिका को अकोमोडेट किया जा सके, उनके प्रोडक्ट्स को अकोमोडेट किया जा सके। तो आपदा में अवसर का बहुत ज्यादा स्कोप बचा नहीं है, हिमांशु जी। लेकिन मोदी जी को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी वॉर रुकवा देते हैं मोदी जी। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जब ट्रम्प साहब लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने देखिए पाकिस्तान को और भारत को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, एक तरह से हमारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ही वो बेइज्जती नहीं है, पूरे देश की बेइज्जती है। इसका बदला लेने का तो वक्त कोई ना कोई होगा। प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए इस पर। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, वो क्यों नहीं बोल रहे, इससे तो पूरा देश दुखी है ना। ये सवाल तो ना केवल मीडिया के लोग कुछ उठा रहे, वैकल्पिक मीडिया, मतलब मीडिया भी नहीं बोलना चाहिए, जो वैकल्पिक मीडिया है, जो ये यूट्यूब की दुनिया है, यहीं पे लोग उठा रहे हैं। और उसके अलावा अपोजिशन पार्टीज उठा रही हैं। अंदर से भी इनकी पार्टी के अंदर में मुझे पता चला है कि कई लोगों ने आवाज उठाई है कि भाई आप ऐसे चुपचाप जो है, इंडिया ने शांत रहना नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। हम ट्रम्प की जो भी
इस तरीके की बेहूदी हरकत है, श्रेय लेने की, क्रेडिट खा जाने की, हमेशा लाइमलाइट में बने रहने की, बड़बोलेपन की, इसको इसका इंडिया ने जवाब देना चाहिए, ऐसा कई जानकारों का मानना है। परंतु सवाल ये उठता है कि भाई भारत सरकार का विदेश मंत्रालय या पीएमओ ऑफिस या प्रधानमंत्री जी खुद ये क्यों नहीं, जो चीज मैं आप बोल रहे हैं वो चीज ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? यानी कुछ तो भी बहुत बड़ी चीज है जिसके हम्म, बारे में जो है हमें जानकारी नहीं है। यानी पर्दे के हम्म, पीछे कुछ ऐसा है जिसके कारण हम लोग शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं। ये हम्म, आई मीन हमारे प्रधानमंत्री जी को तो आदत है कि वो भी इतना ज्यादा क्रेडिट लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर पायलट की ड्रेस पहन के उनकी कटआउट्स हर जगह लग गए। तो क्या है, हम्म। मतलब जो वायु सैनिकों ने काम किया भारत के, अब उसका क्रेडिट लेने के लिए मोदी जी बैठे हैं और मोदी जी का क्रेडिट लेने के लिए ट्रम्प चाचा बैठे हैं। तो ये गजब मैं मतलब चल रहा है यही जी। मत यही बात मैं कह रहा हूँ सर, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब ट्रम्प बिजी हैं मस्क के साथ लड़ाई में, तो हमको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे हमको आत्मसंतुष्टि मिले। अब ट्रम्प साहब ने आके बीच में कोई मतलब क्या ही किया भगवान जाने, और उसका जवाब भी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हम किस तरह से देखें इस पूरे मामले को? अब दो बिल्लियों के देखिए, लड़ाई में कुछ ना कुछ तो हम मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो जन सामान्य, जो आपसे मेरे से जो है वो साझा नहीं की गई हैं। ठीक है, हम्म, इसीलिए मोदी जी और भारत सरकार जो है वो ट्रम्प के बार बार उकसाने पे भी कुछ पलट के लोग जवाब नहीं दे रहे। ठीक है। हम्म, अब ये या तो ये हो सकता है कि भाई हमको एक डर ये लग रहा है कि हमसे चाइना जो है वो अपोजिशन हम्म, खेमे में है, वो पाकिस्तान के साथ में है, रशिया खुल हम्म, के हमारे साथ आ नहीं रहा है, यूरोपियन यूनियन जब से यूक्रेन रशिया वॉर हुआ है और हमने खुल के जो है यूक्रेन का समर्थन नहीं किया है, तो यूरोपियन यूनियन भी हमसे खफा खफा चल रहा है। तो भारत को शायद ये लग रहा होगा कि भाई हमारे पास में ले दे के एक ऑप्शन जो बचा है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। तो हमको हम्म, इसको किसी भी तरीके से जो है नाखुश नहीं करना चाहिए, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा, अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए ये सोच रहे हैं कि शायद हम चुप्पी बनाए रखेंगे तो हमारे व्यापारियों को जो इनके क्लोज है मोदी जी के, उनको का किसी मतलब कई तरीके की रियायतें मिल जाएगी, सहूलतें मिल हम्म, जाएंगी। तो अब वो होता है नहीं होता वो तो भविष्य बताएगा, अभी से उसके हम्म, बारे में कयास नहीं लगाना चाहिए। पर सरकार जो है वो यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख के सोच रही कि नहीं बोलना चाहिए। अब आपका कहना है कि अभी द्वंद्व चल रहा है वहां पे अमेरिका में, तो इसका फायदा भारत ने कैसे उठाना चाहिए? तो हम्म, अब देखिए, भारत अगर अभी कुछ बोल भी देता है तो ये समझिए कि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका के प्रेसिडेंट तो ट्रम्प ही हैं, आपको तो उनके हम्म, साथ ही डील करना है। ठीक है। तो अभी तक जब खामोशी बरती है, तो अभी आप अगर कुछ बोलोगे तो ट्रम्प और खार खा जाएंगे। ट्रम्प को ऐसा हम्म, लगेगा कि भाई मेरे ऊपर में देश के अंदर से भी अटैक हो रहा है, और जैसे ही भारत ने देखा कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, तो वो उसने भी ऐसी चेष्टा की है जो एक मित्र राष्ट्र को नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है वो हमको भारी पड़ जाए। तो इसीलिए हम्म, जो है मेरे ख्याल से मतलब अभी बुद्धिमानी यही होगी कि जो अभी तक नहीं बोला है कुछ, तो आगे भी कुछ ना बोले, क्योंकि अभी आप बोलेंगे तो अभी तक की जो खामोशी आपने बरती थी वो हम्म, खामोशी का जो एडवांटेज है वो तो मिलेगा नहीं, और उल्टा हम्म। जो है वो चाचा ट्रम्प जो है खार खा के बैठ जाए। तो अच्छा। ये चीज है। अब सवाल ये है कि ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प और एलॉन मस्क के बीच में क्यों ये शीत युद्ध चल रहा है ना, वो हाँ, हाँ, ज्यादा बड़ी बात है। जी। नहीं बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे आ रहा था, क्योंकि भारत की बात पहले करना जरूरी इसलिए है, और मोदी जी की बात करना इसलिए क्योंकि जरूरी है, क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है ट्रम्प का, एक बिल को लेकर बन रहा है, और अक्सर हमने देखा है कि भारत में भी इस तरह की राजनीतिक बातें होती है, लेकिन अब यहाँ पर एक राजनीतिक पक्ष है और दूसरा एक बिजनेस वाला, मतलब सबसे बड़े रईस आदमी कह लीजिए और सबसे शक्तिशाली आदमी कह लीजिए, उसके बीच में लड़ाई है। तो ये लड़ाई अब किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बड़ा ही दिलचस्प आई मीन ये अभी मामला डेवलप हो रहा है, क्योंकि ऐसा कभी हमने देखा नहीं था कि जो विश्व का सबसे शक्तिशाली मुल्क है उसके राष्ट्रपति के खिलाफ, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति है उसके खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा पूंजीपति जो है वो खड़ा हो जाए। हम्म,
आज एलॉन मस्क विश्व के सबसे बड़े जो है, आप समझ लीजिए, पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं। और ना केवल वो धन से संपन्न है, बल्कि R&D और टेक्नोलॉजी में भी उनका हाथ, उनकी कंपनीज का कोई पकड़ नहीं सकता है। हमने देखा कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान स्पेसएक्स ने, जो उनकी कंपनी है, उसने कैसे यूक्रेन को सहायता प्रोवाइड की है, कैसे स्पेस द्वारा जो है वो सैटेलाइट इमेजरीज उनको प्रोवाइड की गई हैं यूक्रेन को, जिसके द्वारा जो है वो रशिया का डट के मुकाबला कर पा रहे। तो एलॉन मस्क की जो कंपनीज है, ये काफी इनोवेटिव फील्ड में है, काफी इनोवेटिव काम करने वाली हैं, और उसके मुकाबले में अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब आपने जो पूछा कि भाई ये मतलब क्या माजरा क्या है, देखिए, हम्म। इसको दिया जा रहा है एंगल कि भाई बिल को लेके इनके बीच में कहा सुनी हुई है या मन मुटाव हुआ है। हिमांशी जी, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि जो अमेरिका जब इंडिपेंडेंट हुआ 1776 में, 4 जुलाई 1776 में, तो 4 जुलाई 1776 से लेके 1981 तक, जब रोनाल्ड रेगन आए थे, इतने सालों में, यानी 205 सालों में, अमेरिका का डेट जो है वो $1 ट्रिलियन पे पहुंचा था। और 1981 से लेके 2025 के बीच में ये 1 ट्रिलियन से बढ़ के 36 ट्रिलियन हो, 36 गुना हो गया। तो जो 205 सालों में हुआ था, उन 205 सालों का पूरा जो मिला जुला के जो क्यूमुलेटिव असर था, उसका 35 टाइम्स, 36 टाइम्स हमने देखा है कि पिछले सिर्फ आप 44 सालों में हो गया, 1981 से लेके 2025 तक। तो जाहिर सी बात है, जब डेट बढ़ता है तो डेट पे इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा। ये तो सिंपल मैथ्स है, मतलब, ठीक है। तो ये तो एलॉन मस्क को पता ही था कि जब 40-44 साल से हम देख रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर में डेट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अमेरिका की इकोनॉमी में फंडामेंटली कहीं फ्लॉज हैं, उस स्ट्रक्चर में कहीं फ्लॉ है, ठीक है। हम्म। तो ये कहना कि भाई आपने ऐसा बिल बनाया है जिसके कारण जो है अमेरिका का फ्यूचर जनरेशन पूरा का पूरा दब जाएगा, और इंटरेस्ट पेमेंट में ही पूरी की पूरी अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू खर्च हो जाएगी, ये मुझे लगता है कि मतलब अ, ये सही कारण नहीं है, क्योंकि ये तो सभी को पता है। आई मीन, आप नेट देखो, हजारों आर्टिकल्स इसके ऊपर में अटे पड़े हुए हैं। कारण कुछ और है। कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि देखिए, अगर आप अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना जरूरी है। यदि आप देखेंगे, ये रिपब्लिकन पार्टी जो है और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, ये कैसे ऑपरेट करती है। रिपब्लिकन पार्टी का जो बेस था पहले, वो जितने भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, खासतौर पे जो बैंकर्स थे, इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट किया, ठीक है। और डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, डेमोक्रेटिक पार्टी बेसिकली लेबर क्लास, मिडिल क्लास, लैटिनो, अफ्रो अमेरिकन, इन इन लोग की पार्टी मानी जाती, ओके। तो समर्थन लेबर पार्टी, लेबर बोल रहा हूँ, सॉरी, डेमोक्रेटिक पार्टी को लेबर क्लास का, वर्किंग क्लास का था। वर्किंग क्लास सबसे बड़ा इसका सपोर्टर था। और यही रिपब्लिकन पार्टी का सबसे बड़ा जो सपोर्टर था, वो व्हाइट मेल, व्हाइट पॉपुलेशन प्लस कैपिटलिस्ट लोग थे। सडनली 1990s में बिल क्लिंटन के आने के बाद में क्या हुआ, ये पूरा चेंज हुआ। और हमने हम्म। देखा कि रिपब्लिकन पार्टी, जहां पे पीटी पीटरसन जैसा आदमी हुआ था, जिसके नाम पे पीटरसन इंस्टीट्यूट भी है। पीटी पीटरसन कॉमर्स सेक्रेटरी थे जेराल्ड फोर्ड की, जो 1973 में जो गवर्नमेंट थी उसमें। वहां से शुरुआत हुई थी कि कैपिटलिस्ट लोग कैसे गवर्नमेंट में आ रहे हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी की गवर्नमेंट थी जेराल्ड फोर्ड की। रिचर्ड निक्सन रिजाइन किए तो जेराल्ड फोर्ड बने। पीटी पीटरसन जैसा वहां पे था, वो बैंकर थे, उन्होंने किसको सपोर्ट किया, रिपब्लिकन को। पर 90s में हमने देखा कि बैंकर्स जो हैं, वो धीरे धीरे सबके सब शिफ्ट हुए हैं आपके डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ। और हमने देखा कि रॉबर्ट रूबिन हो गए, जो इनके फाइनेंस सेक्रेटरी थे, या लैरी समर्स हो गए, जो डी ब्रैडशॉ करके बहुत बड़ा हेज फंड था, उसमें काम करते थे। वो भी इसमें फाइनेंस असिस्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर बन के बिल क्लिंटन के टाइम में आए। तो हमने ये देखा कि बिल क्लिंटन के टाइम से जो बैंकर्स, जो बेस हुआ करते थे रिपब्लिकन पार्टी के, वो शिफ्ट हुए डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है।
और और रिपब्लिकन पार्टी ने जब देखा कि भाई हमारे को जो सपोर्ट करने वाले जो पूंजीपति हैं वो जा रहे हैं डेमोक्रेटिक की तरफ, तो इन्होंने पूंजीपतियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की। और इसी सिलसिले में 2016 में हमने देखा कि इस मतलब शुरुआत 2014-15 से हुई है। पीटर थिल जो बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर है, जिनका फेसबुक में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट है, वो पहले आए और उनके पीछे पीछे हमने देखा कि दूसरे जो लोग हैं, जो टेक बिलियनियर जिनको कहा जाता है, जहां बैंकर्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी को पकड़ लिया था, वही टेक के जो लोग थे, टेक बिलियनियर जो थे, वो पीछे खड़े हो गए रिपब्लिकन पार्टी से। और हमने देखा कि सारे टेक ओलिगार्क जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े हो गए। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे मैंने पूरा एक एपिसोड बनाया है मेरे चैनल पे, करंट अनप्लग बाय राजीव पे। तो मैं इसको अभी यही संक्षेप में खत्म करूंगा, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। ये बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी जो टेक ओलिगार्क्स के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चली गई थी, ये उसी में बढ़ता हुआ एक और कदम, ठीक है। और ये जो अभी सिग्नल आ रहा है, जो इन्होंने बोला है एलॉन मस्क ने, कि भाई जेडी वैंस को बना देना चाहिए प्रेसिडेंट, ये बहुत ही डेंजरस साइन है कि जो पॉपुलिस्ट लीडर है, जो चुन के आया है डोनाल्ड ट्रंप, टेक ओलिगार्क चाह रहे हैं कि हम उसको रिप्लेस करें, और हम जो है ये वाइस प्रेसिडेंट जिनके नाम पे इलेक्शन नहीं जीता गया, इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे जीता गया है, ठीक है, तो उनको हटा के वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया जाए। एलॉन मस्क अकेले नहीं है, एलॉन मस्क के पीछे पूरा का पूरा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा टेक ओलिगार्ची जो है वो है पहली चीज, और भी यानी टेक जो एंटरप्रेन्योर्स है वो है। दूसरा, एलॉन मस्क अभी क्यों अलग हुए, इसका कारण है कि एलॉन मस्क को जो सब्सिडीज मिल रही थी, गवर्नमेंट सब्सिडीज जो ईवी व्हीकल खरीदने पे मिलती है, बता दें, और एलॉन मस्क के लिए बहुत तगड़ा झटका होता है, क्योंकि वो टेस्ला जो है वो भले ही उसका मार्केट वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन के आसपास में हो, परंतु उसकी मेन कमाई जो थी वो सब्सिडीज द्वारा ही थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण और बहुत बड़ा झटका लगता है कि इसके कारण भी एलॉन मस्क जो है वो अलग हुए, क्योंकि उनको कहीं दिखा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मेरा एसोसिएशन जो है मेरे बॉटम लाइन को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि पूरे यूरोप में उनकी गाड़ियों का जो है बहिष्कार करना लोगों ने चालू कर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोपियन लोगों के ऊपर में तरह तरह के जो है प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही थी, बहुत उनको भाषण दे रही थी, चिढ़ के लोग जो है वो अलग हो रहे हैं। तो इनको लगा कि भाई मैं तो हर तरफ से ही सफर कर रहा हूँ, देश के अंदर में मेरी सब्सिडी खत्म की जा रही है, देश के बाहर में लोग मेरी गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा, चाइना में एलॉन मस्क का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, वहां पे चाइना के साथ में ट्रम्प टकरा गए हैं। एलन मस्क भी धमका के चले जाते हैं। एक और हमारा देश है जो युद्ध में है, उनके मुखिया जाकर धमका आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी बोलती नहीं निकलती है। ये क्या दिखाता है, मतलब इसको किस तरह से देखें हम? मैं जेलेंस्की का यही जिक्र कर रहा दिखाता है कि हमारी दुखती रग जो है वो पकड़ के रखी है अमेरिका ने। अमेरिका को साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि आज की डेट में भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी की बहुत बुरी हार हुई है। भारत के साथ में जो है कोई बड़ी ताकतें नहीं खड़ी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूरोपियन यूनियन भी जो है वो भी यूक्रेन रशिया वॉर के बाद से भारत के उससे छिटक गया है। रशिया भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो रशिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इस वॉर में, जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है। चाइना हमारा एनिमी नेशन है, तो भारत के साथ फिर खड़ा कौन? भारत के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। तो ये अमेरिका को समझ में आ रहा है कि भाई हमारे अलावा जो है नरेंद्र मोदी सरकार को कहीं से भी कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं। तो नरेंद्र मोदी सरकार को भी ये समझ में आ रहा है कि हमारे साथ कोई तो एक सुपर पावर होना चाहिए, कोई एक सुपर पावर नेशन होना चाहिए। तो वो कोशिश एक तरफ ये भी कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, चूंकि हमारे फ्रांस से बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, वो चाह रहे हैं कि भाई फ्रांस के साथ जो अच्छे रिलेशनशिप है उसको हम बनाएं। बट वहीं जो जर्मनी जो है, जो दूसरा वहां पे मतलब आप कह लीजिए कि यूरोपियन यूनियन में जो सबसे पावरफुल नेशन है, जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो पूरी तरीके से चाइना के साथ इन लाइन है, और चाइना पाकिस्तान के साथ में। तो घूम फिर के वही आ जा रहा है कि भाई इंडिया को सपोर्ट मिल नहीं रहा। ब्रिटेन जो है, पाकिस्तान और भारत दोनों ही जो है उसके एक समय में औपनिवेशिक गुलाम रहे हैं,
तो ब्रिटेन के सामने हमेशा ही एक ये समस्या रही है कि भारत के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ में जाए। बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान की ब्रिटेन में रहती है, पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी आबादी ब्रिटेन में रहती है। तो समस्या कुल मिला के ये है हिमांशु जी, ये पूरी चीजें इंगित करती है, बताती है कि भाई भारत किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी में बुरी तरीके से विफल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो चीज सामने उभर के आ गई। अभी तक ये पर्दे के पीछे थी, अब ये पर्दे के सामने आ गई है। तो ये हमारी विवशता बता रहा है और कोई दूसरी चीज नहीं। जी जी हिमांशु। देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रम्प वर्सेस मस्क हो रहा है, इसमें वर्सेस मोदी जी कितना एड ऑन कर पाते हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों आप कमेंट करके बताइए आप इस पूरे वॉर पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं।